अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब आप लोगों के आज से हम रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज थे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप लोगों का जो चैप्टर 1 है, ज़रा मैं रिवीजन तो नहीं करवाऊंगा, इतना सारा काम आपका ऑनलाइन पड़ा हुआ है। इतनी मेहनत करके आपके लेक्चर्स मैंने सारे आपको दिए हैं, तो वो सारे के सारे लेक्चर जो मैंने बाद में रिवाइज भी करवाने हैं सेम एज इट इज वो भी वैसे ही हैं। तो ये जो काम आप लोगों का अब स्टार्ट कर रहा हूँ वो रिव्यू एक्सरसाइजेस के सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करवाऊंगा, और जो उनके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो या तो मैं चैप्टर के साथ आपसे डिस्कस करता रहूं, या वो आपको असाइनमेंट के तौर पे मैंने दिए हैं। तो जाहिर है अगर आप में से किसी को भी कंफ्यूजन नहीं हुई तो आप लोगों ने पूछे भी नहीं। मेरा फोकस यहाँ पर आपके एमसीक्यूज पे, तो एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा हो सकते हैं एक ही क्लास में करवा दूं, अदरवाइज जब तक ये आपके कंप्लीट नहीं होते आपके एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ। अब पहला चैप्टर आपको याद होना चाहिए केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स से, तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री ये आपका चैप्टर है। इसके एमसीक्यूज के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं। एमसीक्यूज में आपको यहाँ पर मैं अब लाइन बाय लाइन चलूंगा। यहाँ पर आपको जो जो चीजें बताई हुई हैं अगर तो उसमें डिटेल कॉन्सेप्ट देना तो मैं बोर्ड वर्क करके बता दूंगा, अदरवाइज ज्यादातर थ्योरेटिकली होंगे, वो आप लोगों को समझ आ जाएंगे। अब पहला एमसीक्यू है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपके आते ही ऑर्गेनिक के अंदर है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका ऑप्शन होना चाहिए। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ग्राम एटॉमिक मास, ये सारी डेफिनेशन है जो आप पढ़ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड और सब्सटेंस। तो आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस। सब्सटेंस इटसेल्फ होता ही कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड है। नेचुरली पाया जाने वाला जो भी आपके पास चीज पड़ी है, मैटर है, वो आपका सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर आपका मिक्सचर है, मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। बाय फिजिकल मीन्स यहाँ पर बोला है, फिजिकल मीन क्या होते हैं, आपने फिल्टर पेपर डाल दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, ये जो भी सोल्यूशन था, या आपने कोई और तरीका ग्रेविटी के थ्रू सेपरेट, ये सारे फिजिकल मीन्स है। नेक्स्ट आपसे क्या है, द मोलर मास ऑफ H2SO4, ये न्यूमेरिकल्स भी करवाए। तो यहाँ पर मैं पूरा डिटेल नहीं लिखवाऊंगा, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम 1 ग्राम रखता है मास, तो दो टू हो जाएगा। सल्फर का मास एटॉमिक मास 32 होता है। एक ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास रखता है, तो चार ऑक्सीजन मिला के 64 हो जाएगा। सम करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 64, ये टोटल आपके पास 98 देता है। अब यहाँ 98 AMU है और 98 ग्राम। अब यहाँ बोला है मोलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास बोला होता तो ये AMU होता, 98 AMU, लेकिन यहाँ बोला है मोलर मास, तो ये कितना होगा, 98 ग्राम। मोलर मास हमेशा ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। बाकी तो जो दो गिवन है बी और डी ऑप्शन, वो तो 9.8 पहले ही गलत है। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स इज, ये आपने मॉलिक्यूल की टाइप याद अगर की हो, एक होता है तो उसको मोनोएटॉमिक कहते हैं, दो होते हैं तो उसको डाई कहते हैं, डायटॉमिक। तो यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, दो एटम कंटेन करने वाले को डायटॉमिक कहते हैं, तीन को ट्राई कहते हैं, चार को हम टेट्रा नहीं कहते, उनको हम पॉली कहते थे। तो यहाँ पर आपके पास पॉलीएटॉमिक तो अलग ही मतलब है, डाई दे दिया, ऑल दो पॉलीएटॉमिक डायटॉमिक के अंदर भी आ जाता है, यानी डायटॉमिक इटसेल्फ पॉलीएटॉमिक में ही आता है। पॉलीएटॉमिक क्या है, दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे तो पॉलीएटॉमिक बनाएंगे। लेकिन जब स्पेसिफिकली डायटॉमिक गिवन है तो बेस्ट चॉइस इसमें डायटॉमिक की है, तो यहाँ पर डायटॉमिक लिखेंगे। बहरहाल बाकी टाइप्स आपको अगर पता हो वैलेंट को, तो अदरवाइज आपको नहीं भी पता तो ये इधर पूछी नहीं है। हेट्रो के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, पॉली के बारे में बता दिया, मोनो और डाई ये सब बता दिया। नेक्स्ट पे आ जाएं, अ फॉर्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। तो एक्चुअल नंबर और टाइप ऑफ एटम अगर पता चल जाए ना मॉलिक्यूल, तो ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर का मतलब ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। केमिकल फॉर्मूला तो सिंपल है, केमिकल फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस का रखते हैं NaCl का केमिकल फॉर्मूला अगर चाहिए वो NaCl ही है। लेकिन किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि उस केमिकल के अंदर उसकी जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, केमिकल फॉर्मूला ये। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि गिवन मॉलिक्यूल के अंदर क्या कंपोजिशन है, कितने नंबर ऑफ एक्चुअल एटम्स है। अब एक आपके पास फॉर एग्जांपल एटम इस तरीके से भी एक मॉलिक्यूल ऐसे भी आता है H2Cl2, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर मास यही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा। लेकिन इसको आप SCl भी लिख सकते हैं,
ये कहलाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला भी उसी तरीके से होता है। केमिकल फॉर्मूला बेसिकली एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर का मेन फॉर्मूला है। यूं आपको पढ़ाया था, पहले केमिकल फॉर्मूला आता है, उसमें से आप निकालते हैं दो हिस्से, एक एम्पेरिकल दूसरा मॉलिक्यूलर। तो केमिकल फॉर्मूला तो मेन आपके पास फॉर्मूला है किसी भी केमिकल या किसी भी सब्सटेंस का। जो एक्चुअल नंबर बताएगा उसमें अगर आप केमिकल फॉर्मूला लिख के आएंगे तो वहां पर आपने तो फर्क नहीं बताया कि एम्पेरिकल है या मॉलिक्यूलर है। ये केमिकल फॉर्मूला दो टाइप के पढ़े हैं आपने। तो यहाँ पर एक्चुअल जो आपके पास नंबर है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फॉर्मूला मास में फर्क मैंने आपको सिखा रखा है। तो फॉर्मूला आपका जो मास होता है वो आता है किसी प्रॉपर क्रिस्टल यूनिट का, जिसमें आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। तो बहरहाल वो सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पे आ जाए। इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय, ये आपने अगर कंट्रीब्यूशन याद की हो तो अल राजी ने इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर किया था। आपकी किताब में जो कंट्रीब्यूशन है उसमें ये लिखा हुआ है, उनके आगे अल राजी के आगे इन्होंने इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया था। सिर्फ इथाइल अल्कोहल राजी ने नहीं किया, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन गिवन ऑप्शंस में अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर बुक कह रहा हूँ, अल राजी ने किया था। ऑल्दो गूगल पे लिख के आएंगे तो वहां पे जावर पे नया आता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इस बहस पे नहीं पढ़ रहे। अगर आप अभी भी लिखेंगे तो कोई आपके इंग्लिश साइंटिस्ट है उनका नाम भी आता है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मेथड से इसको प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमो एटॉमिक, यहाँ पर गलती है, इज नॉट अ होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक कहते हैं ऐसे आपके सब्सटेंसेस, ऐसे फॉर्मूला जिसके अंदर होमो का मतलब सेम एटम्स आते हो। तो सेम एटम यहाँ पर सिर्फ एक ही आपको नजर आ रहा है H2, बाकी सारे के सारे डिफरेंट है। इनको कहा जाता है हेट्रो एटॉमिक। सिमिलर एटम्स हो उनको होमोटॉमिक कहा जाता है। अगर कोई मॉलिक्यूल सिमिलर हो, यानी कि जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, ये सिमिलर है। बाकी जैसे यहाँ पर अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, ये डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना है। जब भी डिफरेंट होता है उनको हम कहते हैं हेट्रो, हेट्रोएटॉमिक। अब यहाँ लिखे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोटॉमिक, इनमें से कौन सा नहीं है। एक्चुअल होना चाहिए था इनमें से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। तो दुरुस्त इसमें हाइड्रोजन होगा अगर ऊपर जुमले में नॉट हटा दें। अदरवाइज अगर हम सवाल के ऊपर ही जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो बकिया सारे हाइड्रोजन के अलावा बाकी तीनों रिमेनिंग, ये आपके बी सी और डी जितने भी ये आपके ऑप्शंस हैं, ये सारे होमोटॉमिक नहीं है। और नेक्स्ट आपके पास नाइन्थ है, सेकंड लास्ट, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का आपसे बोला है एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2। तो उसमें से अगर आप 2 हटा दें, दोनों की तरफ डायरेक्ट 2 कॉमन लेके निगलेक्ट कर देते हैं, ये सारा टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। तो सिंपलेस्ट रेशो में आपके पास HO आएगा। अब यहाँ दो ऑप्शन एक जैसे, बी ऑप्शन है HO, सी ऑप्शन है OH। अगर आप OH लिख के आएंगे और कहेंगे सिमिलर ही तो है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला H2O2 है। अरेंजमेंट आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला में, जो अरेंजमेंट है वही रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बेंजीन आपने पढ़ा हुआ है C6H6, तो ये आपकी अरेंजमेंट अगर आप इसका एम्पेरिकल लिखेंगे वो ये होना चाहिए, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला HC नहीं होगा। तो आप अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या अरेंजमेंट ऑफ जो भी आपके मॉलिक्यूल के अंदर हुई भी हैं, एटम्स हो या सेल मॉलिक्यूल्स हो, तो उनकी अरेंजमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपका रूल है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑल्दो सी एक जैसा ही है लेकिन सी गलत है। और नेक्स्ट पे आ जाए, लास्ट एमसीक्यू। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज। कोई भी आपके पास पीस ऑफ मैटर दुनिया में से कहीं से भी उठाया है, अगर वो इन प्योर फॉर्म है तो वो सब्सटेंस कहलाता है। डेफिनेशन अगर याद हो सब्सटेंस की तो वहां पर आपने ये सारी चीजें पढ़ी नहीं है। अब आगे इसका सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन डी तो मैंने क्लास में करवा दिया होगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी मैंने आपको होमवर्क दिया होगा। तो ये काम आप लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट मुझे जमा करवाया है, और वैसे भी मैं आपको ये डिस्कस करवा चुका हूँ। तो बहरहाल ये आपके पास सिंपल चैप्टर 1 के एमसीक्यूज थे। यहाँ तक किसी हुई कंफ्यूजन? चले बेटा अब अपने सेकंड चैप्टर पे आ जाए। सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को जाहिर है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अब उन्हीं की बेसिस पे हम यहाँ पर एक दफा अपनी रिवीजन भी चेक कर लेंगे।
और एमसीक्यूज भी देख लेंगे हमें सॉल्व करना आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पे पहला एमसीक्यू आपसे गिवन है, कहा हुआ है इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू ऑब्टेन। तो हमें पता है एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। बेसिक केमिस्ट्री के मुताबिक हमें पता है कि एटॉमिक मास मिलेगा या मास नंबर मिलेगा, दोनों एक ही ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन यहाँ मास नंबर का कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बाकी और भी गिवन है, मैं करेक्ट ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनका सम कर लेंगे कहलाते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, उनकी तादाद को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो एटॉमिक नंबर मिल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होता या सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता इन एन एटम, क्योंकि शुरू में कह दिया। तो या तो सिर्फ प्रोटॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात होती तो हम कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट है। और चौथा आपसे क्या है नंबर ऑफ आइसोटोप, तो आइसोटोप तो होते ही बिल्कुल डिफरेंट है। आइसोटोप के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का होना लाजमी नहीं है। आइसोटोप ये बताता है कि हमारे पास एक जैसे सब्सटेंस है उसमें डिफरेंट एटॉमिक मासेस है। आइसोटोप तो है ही टोटल डिफरेंट। तो बहरहाल नंबर ऑफ आइसोटोप का मतलब अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपने पढ़े तो हाइड्रोजन के आप अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि आइसोटोप कौन सा है, नंबर ऑफ आइसोटोप नहीं पता चलेगा। ठीक है, दोनों में फर्क है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है, ये ट्रिटियम है, कौन सा है। लेकिन नंबर ऑफ आइसोटोप ये कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, अगर आंसर आ रहा है इन दोनों को ऐड करने के बाद फर्क करते हैं 2, तो आप कहेंगे ये आपके पास हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, ड्यूटेरियम है। लेकिन नंबर ऑफ आइसोटोप ड्यूटेरियम का कौन सा है आपको तो नहीं पता। मैं कहूँगी ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, आपने तो नंबरिंग नहीं की। तो ये कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है नंबर ऑफ आइसोटोप का। ऑल्दो नंबर ऑफ आइसोटोप होता है एक कॉन्सेप्ट, लेकिन आपने वो भी नहीं पढ़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे क्या है, इफ प्रोटॉन नंबर इज 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 19 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी। प्रोटॉन नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होंगे किसी भी एटम के अंदर उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। एटम की बात हो रही है। तो अगर किसी के 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पोटेशियम के, तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी। आप सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, फिर उसके बाद आपने एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, फिर एम में 8 फिल करने, अब तक टोटल 18 हो चुके हैं। बकिया एन शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 19 हो गए। वो यहाँ पर बताया 2,8,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सबको करना आती है। अब एमसीक्यूज में मैं आपको बच्चों की तरह शुरू से नहीं पढ़ाऊंगा, ऑल्दो आप सारे छोटे छोटे बच्चे ही हैं, लेकिन अब इतना सब कुछ जब पढ़ा दिया है तो आप लोगों को ये सब कुछ याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए, इफ न्यूक्लियन नंबर ऑफ पोटेशियम इज 39, न्यूक्लियन नंबर का मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियन नंबर 39 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी। पोटेशियम का बता दिया ये 39 इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आपको खुद याद होना चाहिए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ऊपर वैसे मिला हुआ है 19 होता है, यहाँ पर आपको 19 वैसे याद होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर अगर 19 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 19 होंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर वाज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 39 माइनस 19 20 न्यूट्रॉन्स इसके अंदर आंसर आना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 20 होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, द आइसोटोप कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, कितना परसेंट अबंडेंट है ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। आइसोटोप के टॉपिक में जाएंगे, कार्बन देखें कहाँ लिखा है, वहां पर आपको परसेंटेज मिल जाएगी। 98.89% वैसे होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो 98.93 या 9 समथिंग आएगा, ऐसी कोई फिगर आएगी। तो बहरहाल यहाँ पर 98.8 सबसे क्लोज फिगर है, तो आप इसको करेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए, बहुत सारे इसमें ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बिल्कुल किताब से एज इट इज उठा के दे दी, वो आपको किताब याद होगी, पढ़ा होगा तो आप उसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाम से बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अगर किसी को ये नहीं भी आता तो दिमाग थोड़ा चला लें, ये एमसीक्यू आपको आ जाएगा सॉल्व करना। नेक्स्ट पे आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इनमें से कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो ये हमने पढ़ा था, रेडियो एक्टिव रेस की बात करें, अल्फा बीटा और गामा रेज, उन तीनों में से सबसे ज्यादा गामा रेज में होती है पेनिट्रेटिंग पावर। क्योंकि यहाँ गामा रेज नहीं है, लेकिन गामा रेज की तरह न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, गामा रेज वाज नॉट न्यूट्रॉन, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन से मिलती है। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट प्रोटॉन, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक प्रोटॉन से मिलती हैं। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि हैवी होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाया था, ये होते हैं आपके हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस अपने अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रखता है। तो क्योंकि ये प्रोटॉन इटसेल्फ उससे भारी है, तो इस वजह से ये अल्फा पार्टिकल तो हो ही नहीं सकते, इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर होती ही नहीं है इतनी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है, प्रोटॉन के पास नहीं है, न्यूट्रॉन के पास इस वजह से क्योंकि ये किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होते, सीधा निकल जाते हैं, इनको कुछ नजर नहीं आता। घोड़े की आंखों में हम पर्दे लगा देते हैं साइडों पे, ताकि घोड़ा से सीधा देखे और सीधा चले। उसे इशारे से हम बताते हैं लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। अगर उसकी आंखों पे पट्टी हटा दे तो अपनी मर्जी से इधर उधर मुड़ सकता है। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास जो आंसर है दैट इज न्यूट्रॉन। ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ है। बुक रीडिंग करने की आदत डालें, अगर आपने पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने पढ़ाते वक्त पूरी किताब वर्ड टू वर्ड ही पढ़ाई थी। तो अगर पढ़ी होगी तो आप लोगों को ये सारे आंसर्स पता होंगे। नेक्स्ट आ जाए, हाउ मेनी सबशेल्स इन अ एल शेल आर। एल शेल के अंदर कितने सबशेल्स होते हैं, ये पढ़ाया हुआ है, 2 होते हैं। के शेल में 1 होता है, ये भी मैंने आपको अगर याद हो इस तरह से करवाया था। के शेल में एस ऑर्बिटल होता है, एल शेल में एस और पी ऑर्बिटल होते हैं, ये सबशेल्स की बात हो रही है। एम के अंदर एस पी डी होता है और एन के अंदर एस पी डी और एफ चारों होते हैं। इससे नीचे आएंगे उसमें भी चारों मिलेंगे। तो एल शेल की बात हो रही है, तो इसके अंदर 2 सब शेल्स होते हैं, यानी कि सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर 2 है। नेक्स्ट आ जाए, डी ब्रॉगली एक्सटेंडेड द वेव पार्टिकल डुअलिटी टू इलेक्ट्रॉन इन। तो ये आपकी जो एयर है वो याद होना चाहिए, 1923 मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका जो करेक्ट है आंसर दैट इज सी, 1923। डी ब्रॉगली साहब की जो ये पूरी थ्योरी थी वो सारी की सारी 1923 में उन्होंने दी थी। नेक्स्ट 9th है, नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच यूज्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अगर आपने याद कर लिया है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपने डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस तो की होगी, बनानी है अगर एग्जाम में आएगा, तो उसके अंदर आप लेबलिंग भी कर रहे हैं। तो उन्होंने जो आपकी एक स्क्रीन इस्तेमाल की थी जहां पर आपको पता चल जाए कि आपके यहाँ से कोई पार्टिकल्स भी निकले, तो वो इस्तेमाल की थी कौन सी, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी दुरुस्त है, जिंक सल्फेट से, जिंक सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड यहाँ पर आपका इस्तेमाल किया गया था। तो जिंक सल्फाइड इधर ऑप्शन है, ज़ाहिर वही करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाए, विच रे आर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। ये अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब पढ़ाया था, एक टेबल बना है आपकी किताब में, उसके अंदर हर एलिमेंट के यूजेस एप्लीकेशन वगैरह लिखे हैं। तो उसके अंदर गैमा रेज ऑफ कोबाल्ट मुझे याद पड़ रहा है, कोबाल्ट था शायद, ऐसी कुछ था। तो गैमा रेज आर यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो किसी भी आपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करना है, यानी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह किल करने हैं, मारने हैं, तो वहां पर आप गैमा रेज का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंपल आपके 10 एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के। यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन? चलें बेटा, अब अपने थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज पे आ जाए। थर्ड चैप्टर में आपसे कहा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है पीरियोडिक टेबल। अगर आपको याद हो तो आपके पास उसमें दुनिया के अब तक पाए जाने वाले तमाम तर एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो पीरियोडिक टेबल आपके पास उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको किस तरीके से अरेंज किया है, वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उनकी जो प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी थी उसके मुताबिक रखा गया है। तो यहाँ पर आपके एमसीक्यूज पे आ रहा हूँ। एमसीक्यूज यहाँ पर आपसे कहा हुआ है, पहला एमसीक्यू 1869 में मेंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट
पीरियोडिक लॉ मेंडलीव साहब का किस बारे में था? ऑप्शंस गिवन है एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एटॉमिक मास। उन्होंने अपनी अरेंजमेंट की थी विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। वो तो मेंडलीव के बाद मॉडर्न यानी मोस्ले साहब का आया था, उसमें उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अपनी अरेंजमेंट की थी। तो इनके लिए जो पीरियोडिक लॉ था, पीरियोडिक लॉ टेबल की बात नहीं हो रही, पीरियोडिक लॉ वाज अबाउट इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सिमिलरली नेक्स्ट पे आ जाए, द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक बेस्ड ऑन। आपने पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ा होगा, ज़ाहिर है मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है वो एस ऑर्बिट का है, एस उसके अंदर सब शेल्स इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो उन्हें एस ब्लॉक कहा जाता है। जो आपके नॉन मेटल्स हैं ज़्यादातर वो सारे के सारे पी ब्लॉक में आते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक है, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आप एफ ब्लॉक कहते हैं। तो ये जो आपके ये जितने भी ब्लॉक वाइज डिवाइड हुआ है वो अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ है। एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है। पी ब्लॉक इसलिए कहा जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आता है। सिमिलरली डी और एफ ब्लॉक में भी ऐसे ही होता है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो गया। नेक्स्ट आ जाएं, आपके फोर्थ और फिफ्थ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज, डायरेक्ट आपकी किताब से ये सारी बातें हो रही हैं, इज नोन एज लॉन्ग पीरियड। सबसे जो आपके फर्स्ट फर्स्ट तो सबसे शॉर्टेस्ट है, सेकंड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाया जाता है, फोर्थ फिफ्थ लॉन्ग, और जो आपका सिक्स पीरियड है वो लॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा लॉन्ग वो पीरियड है, और सेवंथ अभी इनकम्प्लीट है, उसमें अभी आपकी जगह खाली है। बहरहाल नेक्स्ट आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, इनमें से कौन सा अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है? अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट आपका आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है। बचा आपके पास एटॉमिक रेडियस, वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे आपका साइज छोटा होता जाएगा। तो बहरहाल नेक्स्ट पे आ रहे हैं, द एलिमेंट ऑफ 7A ग्रुप आर ऑल्सो नोन एज हेलोजन। जो जितने भी एलिमेंट 7A में आते हैं उन सबको आप हेलोजेंस कहते हैं, उन्हें एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मूसले, नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मूसले द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मूसले के मुताबिक एटॉमिक नंबर, शुरू में आपसे कहा था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, यहाँ बोल दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो एटॉमिक नंबर इसका करेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड, सेवेंथ में आपसे कहा हुआ है द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड, इधर आपका आंसर होगा सेम अक्रॉस द पीरियड, जाहिर सेम होता है, न्यूक्लियर चार्ज आपके उसको अट्रैक्ट कर रहा है, सही है, क्योंकि इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो चेंज नहीं हो रहे ना आपके, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स आपके चेंज नहीं हो रहे, वो जो शील्डिंग इफेक्ट एक क्रिएट, शील्ड एक क्रिएट हो चुकी है। तो अक्रॉस द जो आपके पास यहाँ पर पीरियड की बात हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन होगा। डिक्रीजेस तो खैर नहीं है आपके पास, इंक्रीज भी नहीं होता, इंक्रीजेस तो आपके नहीं होगा, मॉडरेट वेल डिफाइंड नहीं है, मॉडरेट का मतलब क्या है, तो बचा आपके पास सेम, तो इसमें ऑप्शन पे डी अपना करेक्ट कर। नेक्स्ट पे आ जाए, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, एबिलिटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल है। नेक्स्ट पे आ जाए, इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस, ग्रुप के अंदर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज होती है। अच्छा, यहाँ ऊपर आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑप्शन था वो भी कौन से एमसीक्यू में था? फोर्थ में। क्या आपके फ्रॉम अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड यहाँ पर आप एमसीक्यू देख सकते हैं, अगर आपको कभी मुश्किल हो, पेपर में भी ऐसी हिंट्स मिल जाती है। आपके पास यहाँ पर बताया हुआ है इस एमसीक्यू के अंदर के आपके इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस, तो ग्रुप में डिक्रीज हो रही है तो मोस्टली आपके पीरियड में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इस तरह की आपको हिंट्स पेपर में भी मिल रही होती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल में। बहरहाल दैट वाज नॉट द पॉइंट, वापस आ जाए अपने एमसीक्यू पे। तो इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वजह उसकी क्या है? अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है एटॉमिक साइज नॉर्मल है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या एटॉमिक साइज सेम है, तो इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज सेम नहीं रहता, एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं होता। नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और अगर किसी को एमसीक्यू नहीं भी आता बिलफर्ज और एग्जाम में आ जाता है,
आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो अगर इतना पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली इसी वजह से आपकी वैल्यू वहां डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका एमसीयू का आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाए 10। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स मेटल्स हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स हैं सारे के सारे। तो बस ये आपका सिंपल से एमसीक्यूज इस चैप्टर के मैंने यहाँ डिस्कस किए। सेक्शन बी और सेक्शन सी मैंने साथ साथ डिस्कस किया होगा, और इन केस नहीं भी किया तो आपका असाइनमेंट था, आपने कर लिया होगा। बहरहाल रिकॉर्डेड फॉर्म में वो चीज़ मैं नहीं करूंगा, मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा होगा, यहाँ तक किसी को ये कंफ्यूजन। चले बेटा, अब अपने फोर्थ चैप्टर को देख लें। फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने पढ़े। अब उसी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपसे कहा है कि पहला एमसीक्यू है, एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज। आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल यहाँ जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से मेरे पास NaCl सिर्फ नजर आ रहे हैं। तो NaCl किस तरीके से, क्योंकि बाकी सारे आपके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं क्लियर होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिर्फ एक में हो रहा है NaCl में। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन के सिवा इलेक्ट्रॉन की कमी है। एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से? जितने भी ग्रुप 6, 7, 8 ए के या इवन और भी इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर इनके दरमियान इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन का जुमला आ गया। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता, सिर्फ बोला जाता हाईली डेफिशिएंट आपका कोई भी मेटल, मेटल ही है ज्यादातर जो कि आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता। लेकिन यहाँ जब हाइड्रोजन का जिक्र आ गया तो हाइड्रोजन के साथ कोई भी नॉन मेटल आ जाए, क्योंकि ज्यादातर नॉन मेटल ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हाइड्रोजन इटसेल्फ इज अ नॉन मेटल, तो ये बनाता है ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनाते हैं। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ए है सेकंड का। थर्ड पे आ जाए, टू फ्लोरीन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट शेल टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। दो फ्लोरीन एटम है, आपस में वो कंबाइन होंगे, जाहिर है दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाएंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे। वो अचीव स्टेट किसके लिहाज से करना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपके सारी नोबल गैसेस की एग्जांपल्स दी हैं। तो जब भी इस तरह का एमसीक्यू आए तो इनके फौरन बाद जो नोबल गैस है वो देखें कौन सी है। फ्लोरीन के बाद फौरन नियोन आता है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ओवरऑल, इसके पास पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक लेने के बाद 10 हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियोन के पास। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसने अचीव की वो नियोन के बराबर कर ली। सिमिलरली अगर फ्लोरीन की जगह यहाँ क्लोरीन होता तो आप कहते हैं आर्गन। इन्होंने नियोन के बाद जो आती है गैस वो आर्गन आती है, तो क्लोरीन के बाद आने वाली आर्गन गैस है, तो इन्होंने आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। क्लोरीन की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी आएगा, आपको सिर्फ ये याद करना है कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब ये स्टेबल है, और स्टेबल आपके जितने भी नोबल गैसेस हैं वो होती हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिससे मैच हो रही हो तो आप कहेंगे कि वो वाली स्टेट इन्होंने अचीव कर ली। नेक्स्ट पे आ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एटम्स ऑफ ग्रुप 3a इक्वल। 3a का मतलब इनके पास एबिलिटी है 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की। 7a का मतलब इनके पास एबिलिटी है अपने अंदर से 7 इलेक्ट्रॉन निकालने की। एबिलिटी है, निकालते हैं यानी वो इनकी मर्जी है, लेकिन एबिलिटी है। 3a आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, एटम विच लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर शेल टू फॉर्म आयन इज कॉल्ड। इज कॉल्ड तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए, तो इनमें से कौन सा है? तो ज़ाहिर मैग्नीशियम है जो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीजन लेगा। पोटेशियम आपका 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कार्बन आपके 4 दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। बचा आपके पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। NaCl क्रिस्टल लैटिस के अंदर ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय, ये पढ़ा चुका हूँ, 6 क्लोरीन एटम के साथ। तो एक
आपके क्लोरीन के इर्द गिर्द 6 सोडियम के आयन्स हैं यानी एटम्स हैं, और एक सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोरीन के एटम्स हैं। ये पूरा आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ भी है, किताब में प्रॉपर डायग्राम भी बनी हुई। नेक्स्ट आ जाए, एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर, रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे तो नहीं, मोस्टली क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल है वो, तो यहाँ पर आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ऑप्शन दुरुस्त है। ये सारा कुछ आपके थ्योरी जो किताब में लिखी हुई है वहां से ही एमसीक्यू बने। नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज, कौन सा रूल है ये? ऑक्टेट रूल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात होती तो ये डुप्लेट रूल होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल इस तरीके से, ट्रिपलेट रूल का मतलब ये नहीं कि आपके 3 इलेक्ट्रॉन रही है, ट्रिपलेट रूल आपने आगे पढ़ा था, आपके पास डॉबनर साहब थे, लॉ ऑफ ट्राइड, उनका रूल था। नेक्स्ट आ जाए, बहरहाल इसका जो पिछला वाला है उसमें जो ऑप्शन है वो ऑक्टेट रूल है। नेक्स्ट आ जाए, व्हेन वन एटम फॉर्म्स कैटाइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कैटाइन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करके। एंड अदर फॉर्म एनाइन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो एनाइन बना लेगा। देन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम इज, एक लॉस हो रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। तो जो लॉस हो रहा है, जिसका जो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और दूसरा उसी का इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आयनिक बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए, 10th है, नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका ऑक्टेट रूल के मुताबिक कंप्लीट होता है शेल, तो इस वजह से ये स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ये होंगे, तो इसी वजह से नोबल गैसेस आपकी स्टेबल है। नेक्स्ट पे आ जाए, बॉन्ड विच इन्वॉल्व 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, आपके ऐसे बॉन्ड जो कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, उसे आप क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स पड़ी हुई, इसमें से अगर एक करता तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 पेयर शेयर होते तो वो डबल, और यहाँ पर 3 पेयर शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पे आ जाए, अ नॉन मेटल एटम फॉर्म एनाइन बाय, सिंपल है ये, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी आपका नॉन मेटल एनाइन कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, वही यहाँ पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके। नेक्स्ट पे आ जाए, व्हेन 2 आइडेंटिकल एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर देन बॉन्ड फॉर्म इज, आपसे कहा हुआ है व्हेन 2 आइडेंटिकल एटम्स, यानी कि 2 सिमिलर एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, इस तरह के 2 आइडेंटिकल एटम शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है, हाइड्रोजन है दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों ने आपस में एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर किया हुआ है। एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर देन बॉन्ड, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ पर जो शेयर हो रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर देन, यहाँ पर ऑन ईच अदर देन बॉन्ड फॉर्म इज, अच्छा यहाँ पर जुमला मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इसका यहाँ पर जुमला दुरुस्त मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर देन बॉन्ड फॉर्म इज, समझा, अदर देन द बॉन्ड, यानी वो जो बॉन्ड बन रहा है उसके अलावा, तो यहाँ पर मैंने गलत पढ़ा है। तो बहरहाल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं आपस में सिमिलर हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेयर शेयर किया हुआ है, तो इससे जो उन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया होगा वो कौन सा किया होगा? अब जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे, शेयर का वर्ड यूज हो गया, तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड है। अब आइडेंटिकल यानी सिमिलर है तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे, अगर डिफरेंट होते, डिसिमिलर होते, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये एग्जांपल में पढ़ा चुका हूँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये नॉन पोलर है। वहीं पे अगर आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन होता तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता। बहरहाल यहाँ पर आंसर जो भी होगा वो नॉन पोलर गिवन है, ए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आ जाए, सिंथेटिक रेजन्स आर यूज्ड ऑन प्लेसेस वेयर, सिंथेटिक रेजन्स आप वहां यूज करते हैं जहां पर आपको चीजों को जोड़ना हो, चिपकाना हो। एग्जांपल्स आपने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि आप शिप्स वगैरह को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, आप और भी दीगर चीजें जिनको जोड़ना है वहां पर ये यूज करते हैं, क्योंकि इनके जो आपस में जुड़ने की यानी कि जो बॉन्डिंग की सलाहियत है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है एडहेशन। हाँ, एडहेशन इज रिक्वायर्ड, एडहेसिव फोर्स या एडहेशन आपके पास जो है
वो रिक्वायर्ड होता है, बाकी जितने भी हैं वो यूजलेस हैं। वाटर रेजिस्टेंस जहाँ पर हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर कहीं आपसे कहा नहीं कि वाटर रेजिस्टेंस के लिए चाहिए। तो सिंथेटिक रीजन हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वहां यूज करते हैं जहां पर हमें एडहेसिव फोर्सेस चाहिए। एडहेशन यानी कि आपके चिपकाना है, चीजों को जोड़ना है। बहरहाल नेक्स्ट पे आ जाए। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6A, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल आर। ऑक्सीजन की बात नहीं भी करता, 6A बोल दिया, तो 6A में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। जो आपके पास 6A है, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। 7A का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 4A का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 6 करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आ जाए। इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम आर कॉल्ड। आपके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो कि शेयरिंग में नहीं है लेकिन पेयर है। सल्फर के पास भी होता है, ऑक्सीजन के पास भी होता है, क्लोरीन के पास भी है, क्लोरीन के पास भी है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि शेयर नहीं हो रहा उसे हम कहते हैं लोन पेयर। अगर याद हो आपको कि कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल शेल के अंदर अगर इस तरीके से ऑक्सीजन ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, या कोई भी ले लें, तो ये जो आपके पास है ये शेयरिंग नहीं कर रहे, तो ये कहलाते हैं लोन पेयर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज लोन पेयर। नेक्स्ट पे आ जाएं। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फ्रॉम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड इज। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आपकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके जो स्ट्रेंथ, उनकी जो ताकत है फ्रॉम आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, उनके मुकाबले में क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? मैंने आपको याद होगा पढ़ाया था, 2 टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक इंट्रामोलिकुलर, दूसरी इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होती हैं आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह की फोर्सेस को हम इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, बिटवीन एटम्स। इंटरमोलिक्यूल का मतलब होता है आपके मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऑब्वियसली वीकर होगी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज ऑलवेज वीकर एज कंपेयर्ड विद इंट्रामोलिकुलर। जाहिर है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू बनते हैं, तो ये वीकर होंगी। नेक्स्ट पे आ जाएं। आयनिक क्रिस्टल्स हैव, आयनिक क्रिस्टल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। आयनिक क्रिस्टल जितने भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आयनिक कैरेक्टर या आयनिक कंपाउंड्स की, तो वहां पर आपने ये भी पढ़ा था कि आयनिक क्रिस्टल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो बाकी आपके पास मॉडरेट तो हो ही नहीं सकता, मॉडरेट तो दूसरे आपके जो कोवलेंट बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड वो भी हो सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स के होते हैं ज्यादातर। बहरहाल नेक्स्ट पे आ रहे हैं। लाजमी नहीं है कोवलेंट कंपाउंड्स के लो मेल्टिंग पॉइंट तो, लेकिन आपके ज्यादातर लो मेल्टिंग पॉइंट या मॉडरेट रखते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड में होता है। नेक्स्ट पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो एटम्स आर बॉन्डेड विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा दी और आपसे कहा है कि इनमें से कौन सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन कि जिसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दुरुस्त है। वजह उसकी क्या है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेंटर में, अगर एक के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास और दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन से खींच के अपने पास कर लिया तो ये तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं भी हुआ, वैसे ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर नहीं भी हुआ तो ये बिल्कुल वही मिसाल है जो यहाँ पर HCl की है, यानी कि आपके पास ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर आपके जो डायग्राम गिवन है उसमें कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो एटम्स आर बॉन्डेड विद सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। अब जितनी ताकत से एक इंसान रस्सी खींच रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा इंसान भी उतनी ताकत से खींचेगा, तो रस्सी एक ही जगह पर अटकी रहेगी, दोनों अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। लेकिन वहीं पे एक ज्यादा ताकत अप्लाई कर दे, ज्यादा जान लगा के खींच दे, तो रस्सी उसके पास यानी इलेक्ट्रॉन उधर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। वजह उसकी क्या है? इलेक्ट्रॉन सेंटर में, मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन्स बी के पास है, इसका मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
इलेक्ट्रॉन्स ए के पास है, इसका मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ए के करीब है, ए के पास नहीं है, ए के करीब है, तो अभी भी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सेंटर में होंगे बिल्कुल बीच में, तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, दोनों के पास इक्वल डिस्टेंस में है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। बहरहाल इसके बाद आपके सेक्शन बी है, सेक्शन सी गिवन है। सेक्शन बी के अंदर आपको सिर्फ एक गलती मैं पॉइंट आउट कर दूं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको आपने कंप्लीट करना था, कर लिया होगा। इसमें यहाँ पर आपसे कहा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं जब एटॉमिक नंबर 11 गिवन है, तो ये गलत है, 12 कैसे हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं फॉर एन एटम, तो यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 ही होंगे। बाकी आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ाई हुई हैं, आपने कर भी ली होंगी, ये सब आपको आना चाहिए। नहीं किया होगा तो बाद में आप बता देंगे, हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सब आप लोगों को मैं होमवर्क दे चुका हूँ असाइनमेंट के फॉर्म में। बहरहाल ये सेक्शन बी और सेक्शन सी आपकी जिम्मेदारी थी। यहाँ पर मैंने आपकी आधी किताब के आज कंप्लीट करवा दिए हैं एमसीक्यूज। अब जितने भी एमसीक्यूज बाकी हैं ज़ाहिर है वो नेक्स्ट क्लास में ही मैं कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पर आपके अब जितने भी मैंने एमसीक्यूज करवाए ये तो आपके इम्पोर्टेंट थे ही। इसके बाद जितने भी पास पेपर में एमसीक्यूज आए हैं, चाहे आपकी किताब क्यों ना बाद में चेंज हो गई हो, एमसीक्यूज तो टॉपिक तो वहीं से है, टॉपिक जब पुराने ही है तो एमसीक्यू वो वाले भी आपको पढ़ने हैं। तो पास पेपर भी कम से कम आपको 10 साल के लेने हैं ताकि आप उनके एमसीक्यूज भी गो थ्रू करें। ज़ाहिर है मैं वो रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं डिस्कस कर लूंगा वक्त हुआ तो। बहरहाल इस चैप्टर में किसी को कोई कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, आप लोगों के आज मैं आगे से काम स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले चैप्टर 4 तक हम एमसीक्यू सारे देख चुके हैं। मैंने आपसे कहा हुआ है पहले से कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा, मैं उसके अलावा कुछ नहीं करवा रहा। सेक्शन बी और सी ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैंने जब सारा थ्योरी पढ़ा दिया है तो ये दोनों पोर्शन आपने खुद आंसर करने। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और मैंने साथ साथ गाइड किया भी है। जो आपके सेक्शन डी यानी कि किसी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स थे, तो जाहिर है मैंने सारे न्यूमेरिकल्स करवाए, तो सारा रिकॉर्डेड डाटा आपके पास मौजूद भी है। अब आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड में पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 आपके पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास वैसे तो टोटल 7 स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़े, इस चैप्टर के अंदर आपने 5 या 6 स्टेज पढ़े, तो 5 बल्कि 6 स्टेट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, और अब 7th स्टेट पे भी काम हो रहा है। ये सारी बातें मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर सारा बता चुका हूँ। अब आपके फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर गिवन है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यूज पे आ जाए। पहला आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टर। तो आपके पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जब टॉपिक पढ़ा रहा था, या वैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी या स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो जो भी आपको आसान हो समझना उस तरीके से समझ लें, यानी कि जितनी भारी गैस होगी उतना आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जितनी हल्की गैस होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। अब आपके पास एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। वजन कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट गिर रहा है, कम हो रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ रहा है। तो अगर हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट गैस है, तो इस वजह से सबसे जल्दी ये डिफ्यूज हो जाएगी। और वहीं पे अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के बाद आता है, फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है। अच्छा, हीलियम भी है तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। तो हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट है, फिर हीलियम, फिर फ्लोरीन और एंड में क्लोरीन। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है सबसे जल्दी वो डिफ्यूज होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन करेक्ट है। नेक्स्ट है द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें होना चाहिए। ये एज इट इज आपके टॉपिक में लिखा हुआ है, अगर आप अपनी किताब में पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे तो आप पर ये जुमला लिखा हुआ है। और अगर नहीं भी समझ आता मैं समझा रहा हूँ। वेपर प्रेशर आपका लिंक कर रहा था कि कोई भी आपके पास कंटेनर है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कंटेनर ले रहा हूँ, इसको मैंने अगर यहाँ से फिक्स कर दिया, बंद कर दिया है, और यहाँ से कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता, तो इधर लिक्विड के मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में आएंगे, और वही गैसेस फॉर्म जब वापस कंडेंस होके लिक्विड बनेंगे तो बीच में एक इक्विलिब्रियम आता है के ऊपर इस जगह पर
सिर्फ गैस पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल होते हैं, और इस जगह पर लिक्विड होता है जो आपके गैस यानी वेपर प्रेशर अप्लाई करता है लिक्विड पे, तो उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। एक्सटर्नली जो प्रेशर होगा वो ये, यहाँ से मैं पकड़ के इसको दबा दूं, ये एक्सटर्नल प्रेशर होगा। अगर यहाँ से एक्सटर्नल प्रेशर में लगाऊं यानी ये पकड़ के दबा दूं, तो ये जगह कम हो जाएगी और आपके पास जो गैस है यानी वेपर है वो लिक्विड वापस बन जाएगा। तो वेपर प्रेशर तो कम हो गया। अगर आपके वेपर्स लिक्विड बन गए, वेपर कम हो गए। जब कम वेपर है तो प्रेशर भी कम लगाएंगे। तो बहरहाल इंक्रीज इन प्रेशर या इंक्रीज ऑफ प्रेशर गलत है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये दुरुस्त है। नेक्स्ट आपसे कहा हुआ है, मैं सारे समझा भी रहा हूँ आपसे, यहाँ पर क्या, इंक्रीज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर वो इंक्रीज हो गई तो गैस तो पहले ही लिक्विड में तब्दील हो जाएगा और लिक्विड वो सॉलिड बन जाएगा। तो इस वजह से ये भी गलत है। और इंक्रीज इन द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आपके पास अगर फॉर एग्जांपल पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं या आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड ज्यादातर लिक्विड नहीं होते, तो हम पोलर कोवलेंट की फॉर एग्जांपल बात करें, उनके पास पोल्स होते हैं। पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर उनपे है, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो अगर वो बढ़ गया तो ये तो आयनिक कंपाउंड की तरफ जाएंगे। और आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं या उन जैसे मिलते जुलते, उनके पास इटसेल्फ वेपर प्रेशर तो होता ही नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर सॉलिड्स होते हैं। और अगर आएगा भी तो बहुत हाई टेम्परेचर पे आएगा, तो यहाँ पर ये फिर भी गलत ही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाए। द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप कोई सब्सटेंस लें, उसको आप हाई प्रेशर दें या लो प्रेशर दें, फ्रीजिंग पॉइंट उसका सेम रहना है। जिस टेम्परेचर पे उसने फ्रीज होना है वो सेम रहना है। आप उसका वॉल्यूम कम लें, एक गिलास लें या एक जग लें या एक टैंक लें, अगर पानी ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होना है तो आपका ग्लास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या पूरा टैंक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो जम जाएगा। लेकिन उससे बाद या उससे पहले तो जमा ही होगा, लेकिन 0 डिग्री के आगे जाते हैं 1-2 डिग्री तो जमेगा नहीं, चाहे वो एक गिलास हो या बड़ा सा टैंक ले ले। नेचर ऑफ लिक्विड की बात हो तो हर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका टेम्परेचर ही दुरुस्त है, तो डायरेक्ट जो आपका करेक्ट ऑप्शन उसको मार्क करना है। नेक्स्ट आपसे क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, ये याद करना है, 101,325 पास्कल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ये याद करना है, ये ड्यूरिंग लेक्चर आपको समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा ऊपर पे ये भी बात करूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg या 760 टॉर के बराबर भी होता है, ये सब आपको याद करवाया हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाए फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट था, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें से कौन सा बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करता। यानी मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना है, यहाँ पर कराची में बैठ के आप पानी बॉईल करेंगे तो उसका एक अलग टेम्परेचर होगा। पहाड़ों पे जाएंगे जहां पर आपके पास प्रेशर लो होता है, जहां पर टेम्परेचर भी लो होता है, वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। तो आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है ये जाहिर है, मैंने कहा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है। तो पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर आपके पास लिक्विड है, लिक्विड ही तो बॉईल होगा ना, सॉलिड थोड़ी बॉईल होगा, लिक्विड है, उसको आप बॉईल करना चाह रहे हैं, तो लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगी तो देर से बॉईल होगा, लिक्विड की इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। पानी आपके पास एक बर्तन में रखा है, एक बर्तन में आप ऑयल रख दें, पानी देर से बॉईल होगा, ऑयल जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स पे बिल्कुल डिपेंड करता है। आपसे किससे अफेक्ट नहीं हो रहा, तो एक्सटर्नल प्रेशर पे आते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर से भी ये अफेक्ट हो रहा है। मैंने कहा पहाड़ पे जाते हैं वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, और यहाँ कराची सी लेवल पे तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर कम और ज्यादा होने पे बॉइलिंग पॉइंट फर्क हो जाता है। सब्सटेंस पानी सेम है, आप कराची से पानी की बोतल भर के लेके जाएं और पहाड़ पे किसी भी पहाड़ी इलाके पे ले जाएं, आप गिलगित चले जाएं, कोई भी आप इस तरह इस जगह पे चले जाएं, तो वहां पर आपके पास वही सेम पानी डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। अगर हम इनिशियली टेम्परेचर पानी का गर्म ही लें, आप डिस्पेंसर से पानी भरते हैं गर्म,
और उसे बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखते हैं, जल्दी बॉईल हो जाता है। डिस्पेंसर से पानी ठंडा निकालें, उसको बॉईल करने रखें, वो देर से बॉईल होगा। कभी जिंदगी में नूडल्स बना के अगर खाए हो तो आप गर्म पानी डालते हैं, उसमें नूडल्स बनाते हैं और फिर उसको चूल्हे पे रखते हैं। कोई बेवकूफ ही होगा कि ठंडा पानी डालेगा उस पर नूडल्स डाल के फिर पकाएगा। बहरहाल टेम्परेचर प्रेशर पे अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ लिक्विड पे आ जाए, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी जाहिर है आपके पास डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब मैं पानी रख रहा हूँ और साथ ही साथ आप कोई तेल रख दें, कुकिंग ऑयल रख दें, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है। नेचर ऑफ लिक्विड पोलर और नॉन पोलर के हिसाब से बात हो रही है। तो पोलर होगा, अगर पोलर है तो उसके दरमियान बॉन्डिंग इतनी खास नहीं है, तो पोलर लिक्विड्स आपके जल्दी बॉयल हो जाते हैं। नॉन पोलर लिक्विड्स, बल्कि पोलर लिक्विड्स उल्टा बोल लो, देर से बॉयल होते हैं। नॉन पोलर लिक्विड्स जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि नॉन पोलर जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, नॉन पोलर में आपस में फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर नहीं होती। लेकिन जो पोलर होते हैं जैसे पानी हो गया या और कोई दूसरे लिक्विड हो गए, उनके दरमियान ये फोर्स होती है, इसको ब्रेक करना पड़ता है। तो बहरहाल नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इस पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि आपने पहले एक टेम्परेचर लिया पानी का, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद आपने वहीं पे उसी पानी का दूसरे जगह पर दूसरे गिलास में लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होना है। तो आप इनिशियल टेम्परेचर कम रखें ज्यादा रखें, क्योंकि उसने इवेंचुअली देर से, एक ने जल्दी बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा। अगर पानी ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होना है तो आप चाहे बर्फ जमी भी उठा के बॉईल करना शुरू कर दें, वो भी 100 पे ही आके बॉईल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डज नॉट अफेक्ट जो लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट पे आ जाए, द मोबिलिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन, मोबिलिटी यानी एबिलिटी टू मूव लिक्विड की, इट इज लेस देन गैसेस। गैसेस जल्दी आपकी ट्रैवल करती हैं और जो लिक्विड है वो देर से ट्रैवल करते हैं। आपके पास सॉलिड ज़ाहिर ट्रैवल ही नहीं करते, एक जगह पड़े, एक जगह पत्थर रखा है, सालों सालों ही पड़ा रहेगा। आप बिस्तर पे लेटे हैं, बिस्तर पे लेटे पड़े रहेंगे 24 घंटे जब तक कोई आपको उठाए ना। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा आपके पास हाई कंडेंस्ड गैसेस है आयनिक फॉर्म में, तो इनकी मोबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तो वो हाई कंडेंसेट, वो आपके उसकी और कम होती है। तो बहरहाल आपके पास करेक्ट ऑप्शन है गैसेस। 7 पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी इनमें से कौन सा है जिसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट फर्ज करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वो फौरन मेल्ट हो जाएगा। जो शार्प नहीं होते उनकी रेंज होती है कि 195 से 205 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट हो जाएंगे, उनकी रेंज होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो एग्जांपल्स गिवन है, प्लास्टिक, रबर, गैसेस, डायमंड, ये सारी एग्जांपल्स गिवन है। तो आपकी प्लास्टिक, रबर, गैस, गैस नहीं ग्लास है, प्लास्टिक, रबर और ग्लास। तो प्लास्टिक हो, रबर हो, ग्लास हो, ये सारे के सारे आते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। और जो चौथा गिवन है डायमंड, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई हुई है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और एमॉर्फस के शार्प नहीं होते। तो यहाँ पर डायमंड करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट पे आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इनमें से कौन सा सबसे लाइटेस्ट है। सबसे हैवी सॉलिड, उससे कम हैवी लिक्विड, उससे कम हैवी गैस, और सबसे लाइटेस्ट प्लाज्मा होता है। क्यों? क्योंकि गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, आयनिक फॉर्म बना दें, हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं रहा, तो आपके पास सबसे लाइटेस्ट होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट आ जाए, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड आपके पास है, ये लिक्विड सारा है, इसके मॉलिक्यूल सरफेस के लीव कर रहे हैं। तो द लिक्विड मॉलिक्यूल लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इवेपोरेशन प्रोसेस, बिकॉज इवेपोरेशन में क्यों लीव करते हैं? क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है, तो एनर्जी इज हाई, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्रेशर इंक्रीजेस। कैसे? आपके पास डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मैंने पढ़ाया था, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम।
अब अगर मास कांस्टेंट रख दूं, वॉल्यूम कम करूंगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। लेकिन वॉल्यूम कम कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, प्रेशर, या चले तो यूं कर लें कि आपका वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉयज लॉ के मुताबिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर वॉल्यूम कम करूंगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का तो मतलब यही है। तो वॉल्यूम कम करने से मेरा प्रेशर इंक्रीज होता है। जाहिर है डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज कब होती है? जब आप उसका वॉल्यूम कम करते हैं। इस कमरे के अंदर जितनी भी एयर भरी हुई है, जाहिर है गैस है, इसको अगर मैं इतने से बक्से में डाल दूं तो इसका मतलब मैंने उसकी डेंसिटी बढ़ा दी। इस कमरे में जो गैस फैली हुई है उसकी डेंसिटी निकालूं और एक उसी गैस को एक छोटे से डब्बे के अंदर बंद कर दूं, तो मैंने क्या किया? डेंसिटी बढ़ा दी है। डेंसिटी कैसे बढ़ाई? इस कमरे का वॉल्यूम लें और इतनी छोटी सी डिबिया ले लें, तो वॉल्यूम आपने श्रिंक किया है, कम किया है। ये बात आपने थ्योरी में इस चैप्टर में पढ़ी भी है कि गैसेस का अगर आपको वॉल्यूम कम करना है तो डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और वॉल्यूम जब कम होगा तो कैसे कम होगा? जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे। इस छोटे से डब्बे में डालने के लिए मुझे इस कमरे की हवा को, गैस को प्रेशर से ही भरना पड़ेगा ना। आप गुब्बारे में फूंक मार के हवा भरते हैं तो क्या करते हैं? गुब्बारे के अंदर वैसे बाहर हवा मौजूद नहीं है क्या? मैं गुब्बारा लेके आऊं, ग्लास के अंदर यूं पकड़ के रखूं, क्या वो अपने आप भर जाएगा? आपको उसमें फूंक मारनी पड़ेगी। बेसिकली आप उसमें प्रेशर से हवा इंसर्ट कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पर बहरहाल अब दिमाग में अगर किसी के आता है कि हम गुब्बारे के अंदर तो वॉल्यूम बढ़ा रहे, हम गुब्बारे के अंदर वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे, हमने जो ऑक्सीजन या एयर इनहेल की है उसका वॉल्यूम श्रिंक कर रहे हैं और गुब्बारे के अंदर डाल। जितनी हमने हवा इनहेल की है अपने लंग्स के अंदर और जितनी हम उसके अंदर डाल रहे हैं, वो हवा इस कमरे के बराबर इतने से गुब्बारे के अंदर भी आ सकती है, अनटिल अनलेस गुब्बारा फट ना जाए। तो ये गुब्बारा फटेगा, वो ये हवा बाहर चली जाएगी। बहरहाल दैट इज नॉट रेलिवेंट। पॉइंट यहाँ पर वापस आ रहे। लास्ट एमसीक्यू है, द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस जब आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा? नहीं। ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी गैस का इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपने अभी पढ़ा है कि डेंसिटी डिक्रीज होती है गैस की। वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा गैस का तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे आपके नन ऑफ दीज वगैरह, बाकी तो है ही गलत। तो करेक्ट ऑप्शन ये आपके पास सिंपल 10th एमसीक्यू था लास्ट। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर के सारे करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर जितना भी आपके पास सेक्शन बी, सी और डी है, इसमें सेक्शन बी और सी आपको असाइनमेंट भी दिया था और मैं क्लास में ऑब्वियसली डिस्कस किया होगा। नहीं किया तो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होगा। न्यूमेरिकल सेक्शन डी के मैं सारे पढ़ा चुका हूँ, एक एक सवाल हमने इसको सॉल्व किया है। तो बहरहाल यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए बेटा अब अपने चैप्टर 6 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 6 आपने सॉल्यूशंस का पढ़ा है। अब इस चैप्टर के एमसीक्यूज में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों के इससे पहले 1 से 5 तक मैं कर चुका हूँ। तो चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज अब आपके स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 में आपसे पहला एमसीक्यू का है, एन एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ। एलॉय के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ कि दो सॉलिड के दरमियान जो होमोजीनियस मिक्सिंग होती है, इट इज कॉल्ड एलॉय। तो एलॉय कब बनता है? जब दो सॉलिड चाहे सिमिलर या डिसिमिलर आपस में मर्ज हो जाएं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाए। होमोजीनियस का मतलब सेपरेटेबल नहीं हो, तो उसे आप कहेंगे ये आपका एलॉय है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टू सॉलिड्स है। बाकी दो लिक्विड, दो गैसेस या सॉलिड एंड लिक्विड ये आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो इसको हम सोल्यूशन कहते हैं। एलॉय क्या है? दो सॉलिड के दरमियान होमोजीनियस मिक्सचर। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड पे आ जाए, अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड आप लें, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, ऑन हीटिंग बिकम, और उसे चूल्हे पे रख दें, गर्म करें। आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपसे कहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन लें, उसको गर्म कर दें। तो जब आप उसको गर्म कर रहे होंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।
सुपर सैचुरेटेड कब बनता है? जब आपने गर्म किया और उसमें और मजीद सॉल्यूट डाला। ऐसा कहीं नहीं लिखा है इस एमसीक्यू में। डाइल्यूट कब होता है? जब आप एक सोल्यूशन बना लेते हैं, उसमें पानी और डाल दें या जो भी सॉल्वेंट है वो और डाल दें, तो डाइल्यूट हो जाता है। और डाइल्यूट की टर्म, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, ये टर्म हम यूज करते हैं जब आपका सॉल्वेंट वाटर हो। तो यहाँ पर डाइल्यूट तो हो ही नहीं सकता। और सिमिलरली सुपर सैचुरेट तब होगा जब आप इसमें मजीद KCl डाल रहे हो सॉल्यूट के तौर पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आया? अनसैचुरेटेड। ऑल ऑफ दीज तो है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाए थर्ड। इफ वी डिजोल्व सैंड इनटू द वाटर, पानी लें उसमें मिट्टी डाल दें, उसे डिजोल्व यानी मिक्स करें, देन द मिक्सचर इज सेड टू बी सस्पेंशन। सस्पेंशन क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं है। तो बहरहाल सोल्यूशन, कोलॉइड और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ, सस्पेंशन भी पढ़ा चुका हूँ, तो इट इज अ टाइप ऑफ अ सस्पेंशन। ये एग्जांपल में भी पढ़ रखा है आपने। नेक्स्ट पे आ जाए। सॉल्युबिलिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट। की डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी की अगर डेफिनेशन आपको याद हो तो ये 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना होता है। नेक्स्ट पे आ जाए। फिफ्थ एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज, ये सारी एग्जांपल गिवन है। शुगर एंड वाटर होमोजीनियस बनाता है, सैंड एंड वाटर हेट्रोजीनियस बनाता है, तो बी करेक्ट है। बाकी भी पढ़ रहा हूँ। सॉल्ट एंड वाटर होमोजीनियस बनेगा, इंक एंड वाटर ये भी सोल्यूशन यानी होमोजीनियस मिक्सचर है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका भी। सिक्स पे आ जाए। 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू, सोडियम क्लोराइड के 2 मोल्स कितने ग्राम्स के बराबर होंगे? सिंपल, आप 2 मोल्स का वेट निकाल लें। तो अगर आपको पता है कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड NaCl 23 प्लस 35.5 विच इज 58.5 ग्राम्स, ये होता है 1 मोल। तो 2 मोल्स के मतलब क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 58.5 को, तो आपके पास 58.5 मल्टीप्लाई करते हैं 117 ग्राम विल बी द वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट में क्या है? मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब ये पूरा पूरा न्यूमेरिकल है लेकिन एमसीक्यू में पूछा है। तो यहाँ पर आपको पता है मोलैरिटी मेरे पास मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स क्या है? ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये आपके पास मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है। ग्राम मास आपको गिवन है, मैं साइड पे कर रहा हूँ। ग्राम मास आपसे कहा हुआ है 40 ग्राम्स है। मॉलिक्यूलर मास अभी निकाला है 58.5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम गिवन है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम 500 रखना है यहाँ पर तो मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा ऊपर न्यूमरेटर को। अदरवाइज मैंने आपसे कहा था कि हमेशा सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, तो 500 होगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब इसको कन्वर्ट करना मैंने सिखाया हुआ है। आप क्या करते हैं, इसको सिंपल डिवाइड करते हैं 1000 से, तो आपके पास 500 डिवाइड बाय 1000 यानी 0.5 डेसीमीटर क्यूब वैल्यू आ गई। इसको कैलकुलेट कर लें, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपके पास एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ रहा, जल्दी से कोई एक स्टूडेंट अभी क्लास में करके दिखाएं, मुझे बताएं क्या आ रहा है। अगर एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं आ रहा तो उससे करीब कर क्या है, उससे छोटी वैल्यू नहीं, उससे 1-2 पॉइंट बड़ी ही वैल्यू की बात हो रही है। तो एग्जैक्टली आंसर बताएं वैसे क्या आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर ये आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1.367। अब ये वैल्यू कहीं नहीं गिवन, 1.33 गिवन है, 36 नहीं है। और 367 को राउंड अप करो तो 37 बनता है। तो 1.37 इज क्लोज टू 1.4, तो आप 1.4 को मार्क करेंगे। अगर मैं इस पूरे को राउंड ऑफ कर दूं तो आंसर 1.4 मोलर ही आता है। और क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों 1.33 गिवन है, हो सकता है एग्जाम में ये दुरुस्त होके आ जाए 1.36 लिखा आ जाए या 1.37 आ जाए, जो भी हो। तो दोनों में से जो भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा एग्जाम में आप वो कर लेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास सबसे क्लोजर वैल्यू 1.4 है, तो मैं वो मार्क करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पे आ जाए। आपसे क्या है, 10% शुगर सोल्यूशन
means that 10 grams of solute dissolved in 90 grams of water. शुगर सोल्यूशन है, शुगर किस में डिजोल्व होगी? वाटर में फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन वाटर के। तो 10% का मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास 100 नंबर का पेपर है, 10% मार्क्स किसी ने लिए, तो इसका मतलब क्या है? 100 में से 10 नंबर लिए। तो उसी तरीके से 100 ग्राम टोटल है वेट, उसमें 10 ग्राम शुगर है यानी कि सॉल्यूट, तो बकिया 90 ग्राम वाटर होना चाहिए। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर करेक्ट होगा ऑप्शन। और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ सारी बातें, सारी चीजें टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट पे आ जाए। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन इज, वापस थ्योरी में अगर किताब की देखेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए हुए ट्रू सोल्यूशन, और अगर नहीं भी दिए आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, उस पे आते हैं। करेक्ट ऑप्शन पहले बता रहा हूँ, इंक इन वाटर। आपके पास ट्रू सोल्यूशन, पानी के अंदर इंक के 2-4 ड्रॉप्स डाल दें। अब जो आपका सोल्यूशन ऑफ स्टार्च है, ये कोलॉइड बनाता है। सोल्यूशन ऑफ सोप, ये भी कोलॉइड बनाता है। और टूथपेस्ट सोल्यूशन, घर पे जाके सारा काम करके देखें, टूथपेस्ट सोल्यूशन अगर ज्यादा डालेंगे तब तो ये आपका सस्पेंशन भी बन सकता है, अदरवाइज ये भी कोलॉइड बनाता है। तो बकिया तीनों एग्जांपल्स आपके कोलॉइड्स की हैं, ये आपका एक वाहिद है सोल्यूशन का। तो जो हमारा कोलॉइड है उसको हम फेक या फॉल्स सोल्यूशन भी कहते हैं। जो हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो मैंने आपको ये भी डिफरेंसेस पढ़ाए थे कि अगर मेरे पास 1 नैनोमीटर से कम साइज है तो सोल्यूशन बनेगा ट्रू सोल्यूशन, 1 और 1000 नैनोमीटर के दरमियान है कोलॉइड बनेगा, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वो सस्पेंशन बनेगा। आगे इस तरह का एमसीक्यू भी आ रहा है। बहरहाल नेक्स्ट पे आ जाए 10th पे, विच सोल्यूशन कंटेन मोर वाटर। अब ये वैसे मैं बता चुका हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। आपके पास ऑप्शन है 1 मोलर, 0.75 मोलर, 0.5 मोलर या 0.25 मोलर। मोलैरिटी होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन आए, सोल्यूशन 1 लीटर है। तो जो सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर रहे हैं, अगर मेरे पास यहाँ पर 0.25 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये है 25 डिवाइड बाय 100। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों तरफ करूं तो 250 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इसका मतलब ये, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 250 ग्राम्स डिजॉल्व इन 1000 ml या 250 grams dissolves in 1 लीटर सोल्यूशन। तो 0.25 अगर जिस तरह मैंने सॉल्व किया है, अगर यहाँ 0.5 रखता तो इसकी जगह 250 की जगह 500 आ रहा होता। दिमाग लगाएं, करें। नेक्स्ट आपके पास है 0.75 और 1। 0.75 का मतलब 750 ग्राम्स इन 1 लीटर, और लास्टली आपका 1 मोलर यानी कि 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम इन 1 लीटर। तो किसके अंदर पानी ज्यादा है इन चारों में? 0.25 के अंदर। ठीक है, तो 0.25 में क्योंकि पानी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, इस वजह से ये, अब एक याद रख लें कि जब भी आपके पास मोलैरिटी जितनी कम होगी इसका मतलब उसके अंदर पानी उतना ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन होता फॉर एग्जांपल 0.1, तो उसमें पानी की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है इन चारों के अलावा। ठीक है, इन चारों में क्वांटिटी ज्यादा हो जाती, 0.1 में क्वांटिटी कम हो जाती। एनीवेज आगे आ जाए, 11th पे आ जाए। 11 में क्या है, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप बनाते हैं उसको डाइल्यूट करते हैं, यानी कि उसमें पानी ऐड कर दें, मिक्स कर दें। तो जब भी आप अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट करेंगे तो आपके पास इट चेंजेस इनटू, डाइल्यूट जब भी करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है अनसैचुरेटेड। आपने टैंक बनाया, मैंने एग्जांपल ये बहुत दफा दी है, टैंक बनाया, उसमें गलती से ज्यादा टैंक डल गया, अब वो आपसे पिया नहीं जा रहा, यानी कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने बना लिया। आप क्या करते हैं, और पानी ऐड करते हैं। जहाँ 1 गिलास जो आपने बनाया वो पिया नहीं जा रहा, आप पानी ऐड करके उसको 2 गिलास में कन्वर्ट कर लेते हैं, अब पी रहे हैं आराम से।
तो आपने क्या किया, सैचुरेटेड को कन्वर्ट किया इनटू अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दुरुस्त है वो अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट आ जाए, बटर इज एग्जाम्पल ऑफ, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बटर आपके पास मक्खन सब खाते हैं, और ये सारी एग्जाम्पल आपकी किताब के अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि आपको टाइप ऑफ सॉलिड, आपको बताया हुआ है सॉलिड और सॉलिड होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो क्या होगा। ये पूरा एक चार्ट आपने पढ़ा था। अगर उसमें आप एग्जाम्पल तलाश करेंगे, वैसे भी मैं बताता हूँ, बटर आपके पास होता है दूध से बनता है, तो आपके लिक्विड इन सॉलिड होता है वो, तो लिक्विड आपका सॉल्यूट है, सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, तो आपका मक्खन यानी बटर बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन है लिक्विड सॉलिड की। अदरवाइज वो टेबल आप अपना देख सकते हैं किताब में, वहां पर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाए 13, अ सोल्यूशन दैट कंटेन सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉलिड है, इनटू लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिक्विड है, एग्जाम्पल के तौर पे चीनी ले लें, पानी में डाल, इज कॉल्ड सॉलिड्स इन लिक्विड। ये तो अगर नहीं भी पता होगा तो वर्डिंग पढ़ के समझ आ जाता है, बेसिक सा एमसीक्यू है। क्या आप सॉल्यूट डाल रहे हैं सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डाला जाता है, सॉल्वेंट इन सॉल्यूट तो नहीं डाला जाता। तो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट का मतलब सॉलिड इन लिक्विड, तो इसका मतलब ये, इसको ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए 14, व्हाट इज द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। 1000 क्या होता है, 10⁻3। नेक्स्ट पे आ जाए, राइट द एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो आपने वो पूरा टेबल किताब में बना हुआ है, उस टेबल में से जो आपको अच्छा लगे, ऑल दो ये एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा इसीलिए आप पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इस तरह का एक सवाल पीछे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ में आपके पास बटर की जगह कुछ और हो सकता है। तो ये पूरा टेबल है, सॉलिड लिक्विड गैस गैस, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस और लिक्विड लिक्विड, ये सारे आपको फिल करने हैं। आप कोई भी अपनी मर्जी से कर लें, वैसे ही रैंडमली बताता हूँ, सॉल्ट और या फिर शुगर सोल्यूशन ले लें, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, सॉलिड और लिक्विड हो गया। गैस और गैस आपके ऑक्सीजन इन एयर, एग्जाम्पल ये हो गई। नेक्स्ट है सॉलिड और सॉलिड, सबसे पहला एमसीक्यू एलॉय, कोई भी एग्जाम्पल दे दें। नेक्स्ट पे आ जाए लिक्विड सॉलिड, तो लिक्विड सॉल्यूट है और सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, तो आप इसमें अभी एग्जाम्पल पढ़िए, बटर, बटर हो गया, चीज हो गया, इसके अलावा अमलगम होता है वो भी आपके पास है। लिक्विड गैस है, फॉग, इसकी एग्जांपल रख लें। लिक्विड लिक्विड है, तो आपके पास मैंने बताया था रूह अफ़ज़ा डाल दें पानी में, लिक्विड लिक्विड हो गया। ऑल दो ये एग्जांपल नहीं दे सकते, किताब वाली देख लें क्या है। तो बहरहाल ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज से सेक्शन बी, सी और डी। अगेन ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल सारे मैं करवा चुका हूँ। तो बहरहाल यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लें। चले बेटा आ जाए हम अपने चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 आप लोगों ने जाहिर थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इसके एमसीक्यूज थोड़े से हैं, जल्दी से कवर हो जाए अगर आपको टॉपिक सारे याद है, अदरवाइज जहाँ जरूरत होगी उसको मैं बता दूंगा। बहरहाल एमसीक्यूज पे डायरेक्ट आ रहा हूँ। आपसे पहले एमसीक्यू में कहा है अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन इज कॉल्ड। तो आपके अलॉय ऑफ कॉपर और टिन, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं बेल मेटल। तो आपके पास जो एक शुरू में अलॉय का पूरा टेबल था उसके अंदर ये एग्जांपल्स गिवन है, तो अलॉय के टॉपिक में ये टेबल है, वहां से आपने ये चीज पढ़ रखी है। सेकंड पे आ जाए, सेकंड आपसे कहा हुआ है कि विच वन इज अलॉय, तो इनमें से कौन सा अलॉय है। एग्जांपल्स आपको गिवन है ग्रेफाइट, मरकरी, स्टील, वाटर। स्टील इज एन अलॉय, पढ़ रखा है। ग्रेफाइट आपके पास कार्बन की एक, आप कह सकते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म है। मरकरी लिक्विड मेटल प्योर है। वाटर प्योर सब्सटेंस है, पाया जाता है। बचा आपके पास स्टील, तो स्टील आपका अलॉय ही है। वैल्यू ऑफ 1 फेराडे इज इक्वल टू, 1 फेराडे आपके पास 96500 कूलम, इसके बराबर आपने याद कर रखा है। विच वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन सा नहीं है, तो इसमें से करेक्ट बता रहा हूँ यूरिया। यूरिया आप खाद में डालते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन अच्छी हो। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो ये आपका अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल भी नहीं है, बाकी सारे अच्छे इलेक्ट्रोलाइट हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो सब्सटेंस जो आपके पानी में जाके डिसोसिएट हो जाए इनटू आयन,
यानी अगर NaCl की बात करूं, सोडियम आयन अलग, क्लोरीन आयन अलग हो जाए, ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा। जो जितना जल्दी और कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, सेपरेट होगा, वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उसकी टाइप्स आपने एग्जांपल सारी याद कर रखी होंगी, तो उसमें यूरिया आपने पढ़ रखा है। तो सारा कुछ किताब का है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आप नई आज अब सीख रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रैवलिंग एजेंट की तरह, ट्रैवलिंग एजेंट ट्रैवल नहीं करता, ट्रैवल करने में आसानी फराहम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नहीं करता, ऑक्सीडाइज होने में आसानी फराहम करता है। तो इनमें से कौन सा है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, एल्यूमिनियम अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। 3 इलेक्ट्रॉन देना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं करता। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये तो आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं लेता एल्यूमिनियम। दूसरे पे आ जाए, H2S। H2S हाइड्रोजन देगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन देने वाला, चले हाइड्रोजन को ना भी रबी रखें, इलेक्ट्रॉन H2S आपका, चले हाइड्रोजन पे ही बात करते हैं। आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? रिडक्शन होनी चाहिए। तो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन है गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, गेन ऑफ आपके शुरू से करते हैं ना, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है। तो आगे बाद H2S क्या करवाएगा? H2S ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को वहां पर एक्सेप्ट करने में मदद करता है। तो जहां रिडक्शन हो रही है वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर H2S की एग्जांपल आपने पढ़ी है रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ी है या किसी और में पढ़ी? रिड्यूसिंग एजेंट में पढ़ी। ठीक है, तीसरे पे आ जाए क्लोरीन, बल्कि तीसरे को बाद में, वही दुरुस्त है। चौथे पे आ जाए सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड भी आपके पास यहाँ पर या तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, या सोडियम की बात करें सिर्फ तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो ये काम तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल नहीं करता। लास्ट बचा है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन गेन यानी एक्सेप्ट करता है। तो इनमें से जो भी रिडक्शन कर रहा होगा, क्विकली पहचानने का तरीका क्या है, इनमें से जो भी रिडक्शन कर रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती, इसका मतलब उसको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जब ये पढ़ा रहा तब आपको समझ नहीं आया, अब दोबारा तो नहीं पढ़ा सकता, ऑनलाइन पढ़ा हुआ जाके पढ़ लें। तो बहरहाल यहाँ पर इन सब में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन है जो रिडक्शन करता है। तो जो रिडक्शन करता है दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वैसे भी अगर बात करें, क्लोरीन क्या करेगा? जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसके लिए आसानी फराहम करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लॉस करेगा, ये क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनीवेज नेक्स्ट पे आ जाए, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से जो भी ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर H2SO4 ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये तो आपके ऑक्सीजन प्रोवाइडर हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली आयोडीन की बात करूं, अभी ऊपर पड़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्लोरीन है, तो आयोडीन भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपका आयोडीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बचा एक ही एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या करता है? एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने, देने वाला, प्रोवाइड करना का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालने वाला ऑक्सीडेशन, और जो निकाल रहा है वो इटसेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सारी बातें आपको मैं थ्योरी के अंदर डिटेल में पढ़ा दी। तो बहरहाल अगर किसी को नहीं समझ आती ये बातें तो बेटा पिछला जाके रिवाइज कर लें। नेक्स्ट पे आ जाए 7th, विच वन फॉर्म्स वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन विद वाटर। पानी में डालने के बाद कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा? मैंने जब आपको थ्योरी में पढ़ा रहा था तो उसमें दो बातें बताई थी, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पानी में जाने के बाद फौरन से डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आयन। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर HCl की, हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग, KOH की, पोटेशियम अलग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग,
NaCl सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। लेकिन जो आपका एसीटेट है सिर्फ एक हाइड्रोजन अलग होगा, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी उस एसीटेट ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो आ गया CH3COO, एक आयन है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। और उससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स आपने देखी उसमें एटम्स अलग अलग हो, एटम्स यानी एटॉमिक आयनिक फॉर्म में, तो एटम्स अलग अलग हो गए इन देयर आयनिक फॉर्म। यहाँ पर अभी भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, CH3COO इज अ मॉलिक्यूल। तो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आपको एग्जांपल्स याद है तो आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक कौन सा है। नेक्स्ट पे आ जाए इन डैनियल सेल। अब ये चीज आपने पढ़ रखी है लेकिन आपने एज इट इज नहीं पढ़ी। आप सबने एक काम ये जरूर करना है कि डैनियल सेल को वैसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। आप लोगों ने दो टाइप के सेल पढ़े, एक आपने दो कैटेगरी करते हैं, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी सेल को हम यहाँ पर लेक्लांचे सेल भी कह रहे थे, ड्राई सेल भी आपने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा, ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल एक ही है। ये आपका रिचार्जेबल नहीं होता। तो आपने दो कैटेगरी पढ़ी, वोल्टेक और गैल्वानिक उसको कह रहे थे, और दूसरी कैटेगरी थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके पास लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल, उसकी एग्जांपल आपने लेक्चर में पढ़ी थी। तो दो टाइप है, प्राइमरी सेल जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, दूसरी टाइप है सेकेंडरी सेल जिसको आप वोल्टेक या गैल्वानिक सेल कह रहे हैं। तो ये सेकेंडरी जो बैटरीज होती है, सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल, उसमें आता है डैनियल सेल। डैनियल सेल इज अ वोल्टेक या गैल्वानिक सेल। इसमें क्या होता है, आपके पास एक सोल्यूशन रखा जाता है जिंक सल्फेट, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। दूसरा सोल्यूशन आप रखते हैं जिसके अंदर आप कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, और इसके अंदर एनोड डालते हैं जिंक की। ये जो एनोड है ये आपके पास जिंक मेटल की होती है। इसको आप कनेक्ट करते हैं विद अनदर एनोड जो कि आपकी होती है कॉपर की बनी हुई, ये आपकी कॉपर की बनी हुई होती है। अब ये जो जिंक और कॉपर है, एक एनोड दूसरी कैथोड, मैं इधर लिख भी देता हूं, एनोड एंड कैथोड, इसके दरमियान एक सॉल्ट ब्रिज बनाया जाता है। यहाँ सॉल्ट ब्रिज फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट का बना लें, Na2SO4, या कोई भी और ज्यादा Na2SO4 का ही होता है। ये आपकी किताब में नहीं है तो वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ से आपको सल्फेट आयन मिल रहे होते हैं इस डायरेक्शन में, SO4 आयन, और यहाँ से आपको इधर भी आपका सोडियम आयन होता है। बेसिकली सोडियम के अलावा और भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये आपके पास जिंक सल्फेट है, यहाँ पर जिंक एनोड है, ये कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, इधर कॉपर एनोड। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इस तरीके से यहाँ पर इस डायरेक्शन पे होता है। तो इसको वैसे ही पढ़ लें, अदरवाइज ये आपके टॉपिक में नहीं है, इररेलेवेंट है, सिर्फ एक MCQ आ गया, जिसकी वजह से मैं आपको पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ाऊंगा। जो चीज जरूरत थी वो मैंने समझा दी। इन डैनियल सेल, ये डैनियल सेल की डायग्राम बनाइए रफ सी। डैश इज यूज एज कैथोड, कैथोड पे क्या यूज हो रहा है, कॉपर, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कॉपर होगा। अगर आपसे बोला जाए विच इज यूज एज एनोड, तो एनोड के तौर पे आप जिंक करेक्ट ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं, इन, बल्कि इन नहीं है, नेक्स्ट में क्या है, 9th में, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट अगर याद हो, फ्राडे सेकंड लॉ में पढ़ाया था आपने। 3 डायग्राम इस तरीके से बनाई थी, एक जगह आपने सिल्वर रखा था, एक जगह शायद आपने कॉपर रखा था, और एक जगह आपने एल्युमिनियम रखा था। तो मेरे ख्याल से सिल्वर नाइट्रेट था, कॉपर सल्फेट था, और एल्युमिनियम नाइट्रेट था, ऐसी कुछ सोल्यूशन थे इलेक्ट्रोलाइट के। आपको पता है कि ये आपके पास +1 होता है, ये +2 चार्ज रखता है, ये +3, ये सारे के सारे ऑन अप्लाइंग 1 फेराड। 1 फेराड का मतलब क्या था, 1 फेराड वॉज इक्वल टू 96500 कूलम। ऑन अप्लाइंग 1 फेराड सारे के सारे 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट देते थे, लेकिन इनका जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है वो बराबर होता था इनके एटॉमिक मास डिवाइड बाय देयर वैलेंसी, यानी के 27 डिवाइड बाय 3 विच इज 9। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पर अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोला है तो एल्युमिनियम के लिए वो 9 ग्राम्स आ रहा था,
कॉपर का एग्जैक्टली नहीं याद, 31 पॉइंट शायद 75 ग्राम्स आ रहा था, और इसका 108 ग्राम्स आते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक मास ही 108 होता है। तो यहां पर आपके पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 ग्राम। तो ये आपके फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में डिटेल में पढ़ाया था। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये मास तीनों में 1 ग्राम आएगा। ये मास किसके बराबर है, एटॉमिक मास डिवाइड बाय देयर वैलेंसी। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज 9, सिल्वर का आ गया तो 108। आपको सिर्फ एटॉमिक मास और उनके जो वैलेंसी है वो याद होनी चाहिए, आप आराम से निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट। एनीवेज, लास्ट एमसीक्यू है, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड, गलत है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है। रिडक्शन अकर्स एट एनोड, गलत है, रिडक्शन कैथोड पे होती है। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, तो ये दुरुस्त है, अभी बताया। आयंस लूज इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, आयंस जो है वो आपके कैथोड के पास आके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर आयन करूं और सल्फेट आयन बनाऊं, तो आयन लूज देयर इलेक्ट्रॉन, चाहे आयन कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन एट कैथोड। इस कैथोड के पास ये कॉपर जाके क्या अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, क्या ये लूज करेगा, कैथोड के पास आके इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये गेन करेगा। तो ये भी गलत हो जाता है, कैथोड के पास आके तो आयन अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस वजह से आपके पास सिर्फ एक ही दुरुस्त है, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। तो बस ये सिंपल सा आपके पास एमसीक्यूज का पोर्शन था, बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी है, तो वो तो जाहिर है आपने खुद ही करने और कर भी लिए होंगे असाइनमेंट के तौर पे भी, और वैसे ही मैंने आपको ये टेस्ट में भी पूछता रहा हूँ। तो बहरहाल यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन, ये सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं चैप्टर 7 के, यहाँ तक किसी हो ही करती है। चलें बेटा, अब अपने लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, ये आपके सेशन का आखिरी चैप्टर है और आखिरी लेक्चर भी रिकॉर्डेड फॉर्म में बेसिकली। तो रिकॉर्ड आपके पास, ये जो लेक्चर मैं भी आपको समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, ये लास्ट लेक्चर ऑफ दिस होल सेशन होगा रिकॉर्डेड फॉर्म। इसके बाद क्लास में हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपके अब इसके बाद मैं रिकॉर्ड मजीद नहीं कर रहा। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 है आपका केमिकल रिएक्टिविटी, ये सब आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। अब इसके अंदर जितना भी काम आपका एमसीक्यूज से रिलेटेड है, जाहिर से वही मैंने डिस्कस करना है। छोटा चैप्टर है, 10 एमसीक्यूज के करीब ही है, हाँ 10 एमसीक्यूज है। तो इस चैप्टर के बाद आपके, अब तक मैं बेसिकली चैप्टर 1 से लेके 8 तक सारे के सारे लेक्चर्स आपको दे चुका हूँ ऑलमोस्ट। कुछ अगर नहीं मिले तो मिल जाएंगे, वो शेड्यूल हुए होते हैं। ये एमसीक्यूज आपके मैं सारे करवा चुका हूँ। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके या आप कॉन्सेप्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें, तो यहाँ तक जितना काम था वो हमने क्लास में अब तक डिस्कस कर लिया, और आपके पास ये सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है। अब पेपर से पहले आता जितना भी वक्त है, आप 1000 दफा बैठ के रिवाइज करते रहे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और अगर क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बहरहाल आपके अब यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा हूँ एमसीक्यूज के ऊपर। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे कहा है, विच वन मेटल बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनमें से कौन सा मेटल है जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें, उससे मुझे बेरियम नजर आ रहा है, ब्रोमीन आपके पास 7A में होता है, बिस्मथ आपके पास ये चेक कर लें 5A का है या इस तरह कोई है, और बोरॉन आपके पास 3A का है, बिस्मथ चेक कर लें। बहरहाल ये अल्कलाइन नहीं है, अल्कलाइन कौन से होते हैं, 2A ग्रुप का एलिमेंट, तो बेरियम आपके पास 2A ग्रुप का है। नेक्स्ट पे आ जाए, विच वन इज बेरियम, तो ऊपर से ही देख के नीचे पता चल जाना चाहिए, तो उसका ऑप्शन सी, ऊपर वाले का ऑप्शन डी करेक्ट था, नीचे का ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड पे आ जाए, क्लोरीन कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय, क्लोरीन किससे रिप्लेस हो जाएगी, डिस्प्लेस मतलब रिप्लेस हो जाना। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, यहाँ पर पिछला ही लिखा हुआ है, अगर मेरे पास HF एक सब्सटेंस बना हुआ है, चले HF क्लोरीन को करना है, F तो आएगा, मेरे पास HCl है, मैं फ्लोरीन को लेके आता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास 2HF बनेगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, क्योंकि आपने रिएक्टिविटी पढ़ी हुई है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, मैं मॉलिक्यूल तो नहीं लिखूंगा। फिर क्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, फिर ब्रोमीन के बाद और दीगर जितने भी वो आते हैं।
ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ये सारे। तो आपके पास क्लोरीन रिप्लेस बाय क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय फ्लोरीन। ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्शन एबिलिटी सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ। एच आई, हाइड्रोजन आयोडाइड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। वजह उसकी है कि ये फौरन से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। एच एफ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू एच आई, ऑल्दो स्ट्रॉन्ग होता है, इतना नहीं है क्योंकि इनके हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्डिंग ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाए, विच हेलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, यह आपकी किताब में डू यू नो के अंदर लिखा हुआ है। तो उसमें सब बताया हुआ है कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। तो लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन पाया जाता है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाए, नॉन मेटल ऑफ विच ग्रुप आर गैसेस, इनमें से कौन सा नॉन मेटल सारे के सारे गैसेस है। तो ग्रुप 8A के सारे एलिमेंट्स गैसेस हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, विच वन इज मेटलॉइड, तो इनमें से कोई भी मेटलॉइड नहीं है, इनमें से कोई भी आपका मेटलॉइड नहीं है। वजह उसकी ये है कि मेटलॉइड अगर आपको पता हो तो आपके पास बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, या इसी तरीके से और जो उस ग्रुप के और एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके पास यहाँ पर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टेटीन याद पड़ रहा है, एंटीमनी होता है, और भी इस तरह के होते हैं। मैं आपकी किताब में देख लेता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके इनमें से जो ऑप्शन चारों गिवन है इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, अगर इनमें कोई एक फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन हो जाता, सल्फर देने के बजाय सिलिकॉन हो जाता, कोई भी इस तरह से होता, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये तो मुझे याद आ रहे हैं। इसके अलावा और भी अगर किताब में आपके लिखे होंगे तो आप देख लें। टेलरम होता है एक, एस्टेटीन भी मैंने बोला था वो भी होता है, पीओ एक सब्सटेंस है वो मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या होता है। तो बहरहाल ये सारे एलिमेंट्स हैं, पोलोनियम शायद उसको कहते हैं, ये सारे एलिमेंट, ये सारे के सारे किताब ने मेंशन किए हुए हैं, अपनी किताब में देखेंगे मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपके मेटलॉइड्स हैं और इनमें से कोई भी मेटलॉइड मुझे नजर नहीं आ रहा, तो जाहिर है ये ऑप्शन सारे गलत। तो इसमें सही तो कुछ नहीं करना, तो करेक्ट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपका दिल चाहता है सही करने का तो किसी एक को आप सिलिकॉन बना लें, जो एस लिखा हुआ है इसको एस आई कर दें, तो अपने पास ये करेक्ट कर लें। नेक्स्ट पे आ जाए, 8 आपसे कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इतने सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्लोरीन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एग्जांपल अगर याद हो तो वहां से भी याद हो सकता है। अदरवाइज बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये सारे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, डोनेट करते हैं। क्लोरीन एक वाहिद है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट होंगे तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आएगा, अदरवाइज आप गलत ही करके आएंगे। नेक्स्ट आपका है 9th, विच गैस कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर ये नहीं, नींबू पानी जो होता है उसको नहीं कहते हम, लाइम वाटर वो अलग होता है। लाइम वाटर हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो मेरे पास अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है लाइम वाटर। अब लाइम वाटर को आप इनमें से कौन सी गैस इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मिल्की। लाइम वाटर आपके पास थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का होता है, बहुत मामूली सा, बेसिकली व्हाइटिश नहीं भी होता, आपके नॉर्मल पानी की तरह ही होता है। लेकिन जब आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बबलिंग करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट में कुछ पोर्शन। जब वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है तो आपके पास पानी अब दूध की तरह नजर आता है। तो लैब के अंदर ये टेस्ट वगैरह आप कर भी सकते हैं। आप लाइम वाटर लें, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स डाल दें, तो आपके पास वो पानी ट्रांसपेरेंट से वाइट कलर का बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पे आ जाए, विच कंपाउंड इज नोन एज ल्यूनर कास्टिक। तो कास्टिक सोडा NaOH होता है, ल्यूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। तो ल्यूनर कास्टिक आपके पास यहाँ पर एक सिंपल आपको याद करने की जरूरत है, ये वाला एमसीक्यू, कि ल्यूनर कास्टिक जिस तरह आपने याद किया हुआ है कास्टिक सोडा NaOH को कहते हैं, उसी तरीके से ये याद करना है कि ल्यूनर कास्टिक, ये शायद मैंने पढ़ाया भी होगा अगर टॉपिक में होगा तो। ल्यूनर कास्टिक होता है हमारा
सिल्वर नाइट्रेट, तो आपके पास सिल्वर नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट नहीं होगा, सिल्वर नाइट्राइट। तो AgNO3 आपके पास ये बेसिकली आपका लूनर कास्टिक कहलाता है। ये मेरे ख्याल से थ्योरी में भी था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद अगर था तो ये हमने पढ़ा होगा। बहरहाल ये लास्ट MCQ था ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपसे कहा है आइडेंटिफाई करें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, सिर्फ यही डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जितने भी आपको गिवन है इसमें से आपको याद होगा अगर कि कौन सा मेटल, कौन सा नॉन मेटल, कौन सा मेटलॉइड है, तो आपको सिर्फ इसी में से अलग अलग करना है। जाहिर है ये सारा काम आपके लिए मैंने छोड़ रखा है, आपका टास्क था। सेक्शन बी और सेक्शन सी आप लोगों ने अगर कर लिया है तो मेरा यहाँ पर टारगेट, मेरा यहाँ पर काम हो जाता है कंप्लीट। आपका जितना भी काम, जितना भी लेक्चर था केमिस्ट्री का ऑफ दिस बुक, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। जाहिर है पका पकाया हलवा भी नहीं दूंगा, सेक्शन बी भी सॉल्व करके दे दूं, सेक्शन सी भी सॉल्व करके दे दूं, वो भी एक एक सवाल क्लास में पढ़ के पढ़ाऊं और फिर उसके बाद आपको रिकॉर्डेड फॉर्म भी दे दूं, ऐसा नहीं होने वाला। टॉपिक सारे कवर हो गए, MCQ सारे पढ़ लिए। बाद में बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपको जो भी रिवाइज करना है कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं। जिंदगी में आगे अगर किसी को पढ़ाना पड़ा या खुद पढ़ना पड़ा दोबारा से, तो बजाय किताब उठा के परेशान हो, समझ नहीं आ रहा, बैठ के लेक्चर ऑनलाइन सीरीज पूरी देख लें दोबारा। तो ये सारा काम आपको मैंने करके दिया है। अब मेक श्योर के जो काम आपको मैंने पढ़ा दिया वो 100% आपको आता भी हो। अगर आपको नहीं आता तो अब ज़ाहिर है मैं रिकॉर्ड तो नहीं उसको करूंगा, लेकिन क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी उसके बाद भी आपको नहीं आता, या तो हो सकता है मैंने बहुत बुरा पढ़ाया होगा, या फिर हो सकता है आप पढ़ना या आप सीखना ही नहीं चाह रहे। तो मैं तो बुरा पढ़ाता हूँ या नहीं वो तो मुझे अच्छे से पता है। आपके लिए ये हर इंसान पे डिपेंड करता है। किसी को फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझ आ रहा होता है, कोई होता है जिसको बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये एक रेलिवेंट टर्म हो जाती है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या बुरा पढ़ाता हूँ। आप किस तरह से उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं ये आपकी कैपेबिलिटीज है। जितना भी मैंने काम करवाया था करवा दिया, सारा काम आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में आ चुका है। पूरी आपकी 9th की केमिस्ट्री और उससे पहले मैं 9th की पूरी मैथ्स आपको करके दे चुका हूँ। तो अब जितना भी काम था सारा क्योंकि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भी अगर किसी को इन MCQs में कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको ये पूरा पोर्शन, पूरा सेशन आज आपका कंप्लीट हो गया है। क्लियर है यहाँ तक?